नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, जेटेट या पंचायत सचिव, झारखंड पुलिस, तो किसी भी एग्ज़ाम की इनमें से तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यह यहाँ से इन सारे एग्ज़ामों में प्रश्न रहता है। इसलिए आज का यह वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए खास न्यूज़ ये है कि 15 तारीख से MSH क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अवश्य भाग लें। उसमें दोस्तों 5 टेस्ट के लिए आपको 200 रुपये रखा गया है, जबकि 10 टेस्ट के लिए प्राइस है 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, और यह ऑफर पीरियड है दोस्तों 14 मार्च तक। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं टेस्ट के लिए तभी आपको 200 और 300 है। अगर 14 के बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 15 से टेस्ट स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, 15 मार्च से टेस्ट स्टार्ट है। अगर आप 14 छोड़ के अगर 15 में लेते हैं तो फिर आपको यह ऑफर प्राइस का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। 14 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 15 में भी रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन तब तक आपका प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग 14 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लें। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अहम है दोस्तों, क्योंकि यह सारे एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और झारखंड सचिवालय में खास करके यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि झारखंड सचिवालय में एक ही स्टेज का एग्ज़ाम है, और एक स्टेज के एग्ज़ाम होने के कारण मुहावरा आपसे नहीं पूछा जाएगा मुहावरा, लेकिन यहाँ मुहावरे के प्रकार या अर्थात भेद से ज़्यादा प्रश्न रह सकते हैं। इसलिए आज का लेक्चर आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। एक बार इस लेक्चर को ज़रूर देखें, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसे आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का लोक साहित्य का क्लास 2 से 3 लेक्चर में 2 से 3 दिन के अंदर में पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। उसके बाद हम लोग जो भी व्याकरण का जो भी पार्ट बचा हुआ है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपने तैयारी को बने रहें। और जो आप जो भी पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप पूरा बनकेवरा देख सकते हैं, पूरा लोकगीत देख सकते हैं, पूरा कहानी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी का भी कुछ टॉपिक डाला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लोक साहित्य में एक पार्ट है दोस्तों, लोक साहित्य का मुहावरा। तो आज इसी मुहावरे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मुहावरा का इंट्रो हम लोग देखते हैं। इंट्रो कुछ खास नहीं है दोस्तों, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। प्रतिदिन लोकमानस अपने बोलचाल में छोटे छोटे अपूर्ण एवं अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग अपनी भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। जो भी लोकमानस है, अर्थात दोस्तों जैसे हम और आप इस समाज में रहते हैं तो हम लोग भी लोकमानस कहलाएंगे। और हम लोग के द्वारा क्या होता है, अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वह शब्द अपूर्ण होता है, अपने आप में वह शब्द पूरा नहीं होता है और ना ही उसका कोई अर्थ निकलता है अकेले में, लेकिन वह वाक्यों के साथ प्रयोग होने पे उसका बहुत ही बेजोड़ अर्थ निकलता है। और उसी बेजोड़ अर्थ को ही दोस्तों मुहावरा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, अर्थात वाक्य में लग के ही यह अपना अर्थ देंगे, इसीलिए इसे वाक्यांश कहा जाता है। अगर सिंगल आपको मुहावरा दे दिया जाए तो उस मुहावरा का अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन वह वाक्य में प्रयोग होने के बाद वह अपना अर्थ निकालता है, जो अपना अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही प्रकट करते हैं, इसलिए इसे वाक्यांश कहा जाता है। उनमें किसी भी प्रकार का शब्द परिवर्तन सफल नहीं हो सकता। और यह जो मुहावरा है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का भी आप परिवर्तन कर दीजिए तो यह सफल नहीं होगा, क्योंकि जैसा मुहावरा है वह वैसे ही में अर्थ देगा।
स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने पर इसका अर्थ प्रकट नहीं होता। अगर स्वतंत्र रूप से इस मुहावरा का प्रयोग हम लोग करेंगे तो यह कोई भी अर्थ नहीं देगा। यह मूल रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं और इसका जैसा मूल रूप है उसी को वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अतः भाषा सौष्ठव की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। अगर भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो यह मुहावरा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है। यह शब्द याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आई है, ठीक है। मुहावरा किस शब्द से आया है, तो यह अरबी से आया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करने का, ठीक है। यहाँ पे मुहावरा का अर्थ क्या होता है, अरबी का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है आपस में बातचीत करना या सवाल जवाब करना, अर्थबोध कराने वाला, ठीक है। मनुष्य ने अपने लोक व्यवहार में जिन जिन वस्तुओं और विचारों को देखा, समझा और बार बार उनका अनुभव किया, उन्हीं को उसने शब्दों में बांधा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनुष्य अपने लोक व्यवहार में अर्थात अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं को देखा, समझा और उसके बारे में अनुभव किया, उन्हीं को वह शब्दों में बांध पाया है और यही मुहावरा कहलाता है, जिसको शब्द में वो बांध पाया है और यही वह बांधा हुआ शब्द ही मुहावरा कहलाता है। मुहावरे सदैव गद्यात्मक होते हैं। जो मुहावरा होता है दोस्तों, यह हमेशा गद्य के रूप में होता है तथा बहुत लघु होते हैं, गद्य के रूप में होते हैं और गद्य में होने के अलावा यह बहुत ही छोटा होता है। आगे देखते हैं। भाषा शास्त्रियों के मतानुसार मानव की प्रयत्न लाघव प्रियता ही मुहावरे की उत्पत्ति का रहस्य है। यहाँ पे कहा जा रहा है मानव का प्रयत्न जो है, प्रयत्न जो प्रियता है, अर्थात वह प्रयत्न प्रयास करने के उपरांत ही यह इसे लोकप्रिय बनाया है और इसी लोकप्रियता के कारण ही इसका उत्पत्ति हुआ है। भाषा में इनका प्रयोग हास्य व्यंग अर्थात जो भाषा है दोस्तों, भाषा में ही वाक्य के साथ मिलकर इसका प्रयोग होता है, जो कि हास्य और व्यंग से संबंधित होता है, साथ ही साथ चमत्कार से संबंधित होता है और साथ ही साथ यह छोटा भी होता है। विचारों की स्पष्टता और अभिव्यक्ति को ही सरल बनाने के लिए होता है। यहाँ पे जो अपनी अभिव्यक्ति का जो विचार है दोस्तों, उसे सरल बनाने के लिए और उसे रोचक बनाने के लिए ही वाक्य में मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। मुहावरा की परिभाषा सबसे पहले पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने है, इन्होंने मुहावरा का परिभाषा कैसे दिया है। इनकी परिभाषा देते हुए कहा है, जो राम नरेश त्रिपाठी है उन्होंने मुहावरा की परिभाषा इस तरह से दिए हैं। मुहावरा किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होने वाला वह वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राम नरेश त्रिपाठी है उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी मुहावरा है वह किसी भी भाषा या बोली में प्रयुक्त होने वाला एक वाक्य खंड है, अर्थात वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा है जो अपनी उपस्थिति से, और यह वाक्य में अपनी उपस्थिति से क्या करता है, वाक्य को पूरी तरह से सबल बना देता है, सहज बना देता है, उसे रोचक बना देता है और उसे चुस्त बना देता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। संसार में मनुष्य ने अपने लोक व्यवहार में जिन जिन वस्तुओं और विचारों को बड़े कौतूहल से देखा है, समझा है, बार बार उनका अनुभव किया है, उसको उसने शब्दों में बांध दिया है, उसको मुहावरा कहते हैं। यहाँ पे फिर से वही बात दोहरा रहे हैं दोस्तों कि अगर जो भी मनुष्य है इस संसार में, जो अपने दिनचर्या के मामले में जिन जिन वस्तुओं को क्या किया है, देखा है, उन पे विचार किया है, उसे समझा है और बार बार उसका अनुभव किया है और फिर अनुभव करने के उपरांत उसे शब्दों में बांधा है और यही शब्द के अनुसार जो बांध दिया है जो शब्द, उसे ही मुहावरा कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो परिभाषा थी किनके अनुसार, तो राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार।
नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं डॉक्टर सहल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा किसके अनुसार दोस्तों? डॉक्टर सहल ने मुहावरा को किसी भाषा की वैयक्तिक चाल ढाल कहा है। सहल ने क्या कहा है? जो मुहावरा है वह किसी भी भाषा की वैयक्तिक, ठीक है, अर्थात उसकी पर्सनल चाल ढाल है। ठीक है, पर्सनल चाल ढाल है उस भाषा की, ऐसा डॉक्टर सहल के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं, लक्षण या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य का प्रयोग जो किसी एक ही भाषा में प्रचलित हो और उसका अर्थ प्रत्यक्ष कहने का अर्थ हुआ अभिधेय अर्थ में विलक्षण हो। यहाँ पे जो कह रहा है उसका जो लक्षण है और उसका जो व्यंजन ना हो, अर्थात उसका जो साज सजावट हो, वह वाक्य का प्रयोग अगर कर रहा है तो वह उसी भाषा में क्या होगा? प्रचलित होगा और उसका अर्थ प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा उसी भाषा में जिसका वह व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह डॉक्टर सहल के अनुसार ही था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर कृष्णलाल हंस। डॉक्टर कृष्णलाल हंस के द्वारा मुहावरा को किस तरह से परिभाषित किया गया है, इसे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर कृष्णलाल हंस, मुहावरा वास्तव में वाक्य खंड है। यह तो आगे भी देख चुके हैं दोस्तों, रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा भी कहा गया है कि मुहावरा वाक्य खंड है, अर्थात वाक्य का छोटा हिस्सा है। जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है और इस छोटा सा जो खंड है उसका प्रयोग अगर हम लोग वाक्य में करते हैं, तब उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्वापेक्षा बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पे कह रहा है जब इस वाक्य मुहावरा का वाक्य खंड में हम लोग प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य की जो पावर होती है, शक्ति होती है और उसका जो प्रभाव होता है पहले की अपेक्षा पूर्वापेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है, अर्थात पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है मुहावरा का प्रयोग करने से। ठीक है, किनके द्वारा कहा गया ऐसा? डॉक्टर कृष्णलाल हंस के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, मुहावरों की परिभाषा निर्धारित करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों ने किया है। अब इसी कड़ी में आगे है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। अब डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी एक विद्वान है, लोक साहित्य का बड़े जानकार है। इन्होंने कैसे परिभाषा किया है? अपनी परिभाषा में कहा है, हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। जो भी हिंदी या उर्दू में जो भी वाक्य आता है और वह उसकी लक्षण या व्यंजना को सिद्ध करता है उसे ही मुहावरा कहते हैं। लक्षण दोस्तों, लक्षण सबको पता है, और व्यंजना मतलब होता है दोस्तों उसमें साज सजावट, अर्थात कहाँ पे किस वाक्य में इसका प्रयोग करेगा, इसी को व्यंजना कहेंगे। ठीक है, तो इसे ही मुहावरा कहा गया है, उर्दू और हिंदी के अनुसार कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है ऐसा? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है विद्वान डॉक्टर शंकरलाल यादव। डॉक्टर शंकरलाल यादव ने मुहावरा को किस तरह से परिभाषित किया है देखते हैं। मुहावरा उस सुगठित पद समूह का नाम है। यहाँ पे वह क्या कर रहा है? जो गठित है लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से गठित पद समूह का एक भाग है। पद समूह का नाम दिया है जो अपना साधारण अर्थ नहीं अपितु एक विशेष अर्थ रुद्राढ़ या लक्ष्यार्थ प्रकट करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है किसके द्वारा? डॉक्टर शंकरलाल यादव के द्वारा कहा जा रहा है मुहावरा एक ऐसा पद है जो कि साधारण अर्थों में साधारण उसका अर्थ नहीं होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से वह कोई भी अर्थ नहीं देता है, लेकिन जब वाक्य में मिल जाता है तो वह विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, और यही विशेष अर्थ उसे क्या कहा गया है? लक्ष्यार्थ कहा गया है, अर्थात लक्ष्य को डिनोट करता है। लक्ष्य को डिनोट करने वाला जो भी परिभाषा है वह डॉक्टर शंकरलाल यादव के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इससे पहले कहावत देखे थे, तो मुहावरा और कहावत में क्या अंतर है? बेसिक है दोस्तों, दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं। मुहावरा और कहावत में अंतर। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। मुहावरे जो होते हैं वह वाक्यांश होते हैं, अर्थात वाक्य का छोटा सा एक टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है। इसे स्वतंत्र रूप में व्यवहार
नहीं किया जा सकता। और मुहावरा को स्वतंत्र रूप में, मुहावरा को अकेले अपने आप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि कहावतें पूर्ण वाक्य होती है और जो कहावत होती है वह अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। तो एक अंतर हो गया दोस्तों, क्या है कि मुहावरे जो है वाक्यांश होते हैं और यह जो है अपूर्ण एक वाक्य होता है, जबकि जो कहावत होता है वह पूर्ण वाक्य होता है। इसका और तथा उनका प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, जबकि कहावत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। कहावत का अर्थ भी स्वतंत्र होता है, जो कहावत होता है उसका अर्थ भी स्वतंत्र रूप से निकलता है, जबकि मुहावरा का अर्थ नहीं निकलता, वह बेअर्थ होता है स्वतंत्र रूप से। जबकि मुहावरे को वाक्य से अलग कर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, और जो मुहावरा होता है उसे वाक्य से अगर अलग निकाल दिया जाए तो उसका प्रयोग हो ही नहीं सकता। अगर प्रयोग कर भी दीजिएगा तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मुहावरा और कहावत में अंतर हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मुहावरे एक कार्य व्यापार है, जबकि लोकोक्ति, लोकोक्ति अर्थात कहावत, ठीक है दोस्तों, कहावत को ही लोकोक्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। मुहावरे एक कार्य व्यापार है, कार्य का व्यापार माना गया है, जबकि लोकोक्ति एक प्रकार का व्यवहारिक एवं नैतिक कथन है। यहाँ जो कहावत है वह एक व्यवहारिक है और नैतिक है। ठीक है, नैतिक में दोस्तों आपका जब मन करे तो नैतिकता उसी को कहा जाता है जिसमें लोगों की भलाई छिपी हुई होती है, उसी को नैतिकता कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी लोकोक्ति होता है वह पूरी तरह से व्यवहारिक होता है और उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा का गुण अवश्य व्याप्त होता है, इसलिए इसे लोकोक्ति को नैतिक कहा गया है। मुहावरा लाक्षणिक है तो कहावत एक अप्रस्तुत प्रयोग है। यहाँ पे जो है मुहावरा को क्या कहा गया है कि यह एक लाक्षणिक गुण वाला रखता है, जबकि कहावत जो है एक अप्रस्तुत प्रयोग है। जो कहावत है वह क्या है, एक प्रयोग है, और कैसा प्रयोग, जो कि प्रस्तुत नहीं किया गया है वैसा प्रयोग है। कहावतों में बात दूसरों पर ढाल कर ही कही जाती है। जो कहावत होता है वह हमेशा, कहावत अपने आप में नहीं होता है दोस्तों, जब भी कोई कहावत होता है उसको हमेशा दूसरों पे क्या कर दिया जाता है, ढाल दिया जाता है या दूसरों पे थोप दिया जाता है, और थोपने के उपरांत ही कहावत को कहने की व्यवस्था हमारे समाज में प्रचलित है। अर्थ की दृष्टि से मुहावरा अपूर्ण होता है। यह चीज़ आगे हम लोग भी देख चुके हैं कि अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है मुहावरा का सिंगल में, अर्थात स्वतंत्र रूप से, जबकि कहावत अपने आप में पूर्ण होता है। कहावत जो है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। कहावतों में समान भावधारा एवं अनुभव के दर्शन होते हैं। जो कहावत होते हैं उसमें समान रूप से क्या होते हैं, भावना जुड़ी होती है, अर्थात उसकी भावधारा होती है और अनुभव के दर्शन होते हैं। ठीक है, कहावत जो भी ज्ञानी होता है, अर्थात जो भाषा को अच्छे तरीके से जानता है, भाषा में अच्छी पकड़ रखता है, वही कहावत को कह सकता है, अर्थात सामाजिक रूप से जुड़े हुए व्यक्ति ही कहावत को कह सकता है, इसलिए इसे अनुभव का दर्शन माना गया है। विभिन्न भाषा और क्षेत्र की कहावतों में समानता मिल जाती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो विभिन्न भाषा, हमारे यहाँ अगर हम लोग भारतीय संविधान की भाषा बात करें तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं दी गई है, उन सभी भाषाओं में क्या है, जो कहावत आती है वह कहावत समानता रखती है। किंतु मुहावरे के संबंध में ऐसी बात नहीं है, और मुहावरे में जो है जो दोस्तों ये भाषा से संबंधित समानता नहीं रखती है। ठीक है, मुहावरे चेंज होते रहते हैं, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मुहावरे किसी वाक्य के वे सूक्ष्म शरीर है। यहाँ पे मुहावरे के बारे में कहा जा रहा है किसी वाक्य के वे सूक्ष्म शरीर है, अर्थात किसी वाक्य का वह हिस्सा है जो स्थूल शरीर के बिना जिनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अर्थात कहा जा रहा है कि वह वाक्य का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है जो पूरी तरह से जो वाक्य नहीं है, अर्थात जो वाक्य काम में नहीं है, उस वाक्य के बिना उसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है, स्थूल शरीर अर्थात जो निढाल शरीर पड़ा हुआ है, जिस शरीर का कोई काम नहीं है,
वह अब कोई भी चीज़ को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अर्थात लाश बना हुआ शरीर कभी भी कोई अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। वैसे ही कहावत के मुहावरा के बारे में कहा गया है, मुहावरे भी अपने आप में वैसे ही मरे हुए शरीर के समान है जो कि अपना अर्थ नहीं दे सकता। लोकोक्ति वाक्य भाषा रूपी समाज के वे प्रमाणिक व्यक्ति है, और यहाँ पे जो लोकोक्ति अर्थात कहावत वाक्य का ऐसा सामाजिक रूपी माना गया है, समाज का वैसा व्यक्ति माना गया है जिनका व्यक्तित्व ही उसकी प्रमाणिकता का प्रमाण हो जाता है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो लोकोक्ति है अर्थात कहावत है, वह खुद ऐसा व्यक्ति है जो उसकी व्यक्तित्व का प्रमाण देता है। ठीक है, जहाँ कहीं और जिस किसी के पास वे जा बैठे उनकी तूती बोलने लगती है। यहाँ पे मुहावरा के कहावत के बारे में कहा जा रहा है कि वह जहाँ भी जाए और जिसके पास भी जाए वह अपना क्या करेगा, अपना छाप छोड़ देगा, अर्थात अपना तूती बोलने लगेगा। ठीक है, अर्थात अपना असर अवश्य ही छोड़ेगा वह कहावत, यही चीज़ कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहावत तो मानव जाति के सामान्य अनुभव का अक्षरदेह है, और कहावत जो है दोस्तों यह मानव जाति का अनुभव का ही देन है। ठीक है, अक्षरदेह है अर्थात उसके अनुभव का ही देन है, जबकि मुहावरा भिन्न भिन्न देश, जाति अथवा समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की सूचक संज्ञा है। यहाँ इसको जो कहावत है उसको पूरे समाज का, पूरे मानव जाति का माना गया है, अनुभव माना गया है, जबकि जो मुहावरा है उसे बहुत ही छोटा अर्थात कोई खास जात का, कोई देश का और विभिन्न वर्ग का माना गया है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यह पूरा कहावत हो गया। अगर यह पूरा कहावत है तो उसका एक छोटा हिस्सा ही मुहावरा कहलाएगा। ठीक है, अगर डायग्राम के द्वारा वेन डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो इतना भाग हमारा मुहावरा होगा तो अकेले इतना भाग मेरा कहावत कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने कहा है। अब डॉक्टर कन्हैयालाल ने क्या कहा है उसको देखते हैं। मुहावरे वस्तुतः किसी भाषा की व्यक्तिक चाल ढाल है। यह तो आगे भी कहा है, किसी भी भाषा का वह स्वतंत्र रूप से उसका अभिव्यक्ति है, और उसका अभिव्यक्ति होने के साथ साथ उसका चाल ढाल भी कहा गया है मुहावरा को। जैसे मनुष्य की आकृतियाँ भिन्न भिन्न होती है, यहाँ पे कहा जा रहा है हमारे समाज में अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो हम लोग समाज में देखेंगे कि हर एक व्यक्ति का जो आकृति होती है, जो लंबाई चौड़ाई होती है, तो यह सब क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वैसे ही भाषा विशेष की मुहावरे भी भिन्न भिन्न होते हैं, और जिस तरह से मनुष्य अलग आकृति के होते हैं उसी तरह मुहावरे के भी आकृति जो होता है, मुहावरे का जो बनावट होता है, मुहावरा का जो अर्थ होता है, वह सब भिन्न भिन्न होता है। उनके अपने अपने चित्र विचित्र प्रयोग होते हैं, और यहाँ पे उसका प्रयोग भी चित्र और विचित्र के आधार पे होता है। किंतु देश विदेश की लोकोक्तियों में मुहावरे किसी भिन्नता नहीं मिलती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश विदेश में जो लोकोक्तियाँ प्रचलित है और जिस तरह से मुहावरा है, मुहावरा भिन्नता रखता है, वैसा लोकोक्ति भिन्नता नहीं रखता। एक ही माता पिता की जैसे अनेक पुत्रियां होती है, एक ही माता पिता के अगर अनेक पुत्रियां होती है, पराया वैसे ही अनुभव रूपी माता पिता की दुहिताएं किसको कहते हैं दोस्तों? दुहिता मतलब बेटी होता है। ठीक है, दुहिता अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में दोहित्र कहा जाता है बेटी को। ठीक है, दोहित्र तो यहाँ पे गाय को दूहने वाली, तो इसी से नाम इसका पड़ा है दोहित्र। अगर आप लोग वेद पढ़े होंगे तो वेद से ही यह शब्द निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे दुहिताएं ये लोकोक्तियाँ हैं। यहाँ पे जो लोकोक्तियाँ हैं उसको बेटियों से कंपेयर किया गया है, अर्थात उसी के समान बताया गया है। इसलिए विभिन्न देशों की लोकोक्तियों में मानव जाति की सामान्य संपत्ति बनने की क्षमता पाई जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकोक्ति जो होता है वह हर एक देश में समान रूप से रहता है, इसलिए मानव जाति की सामान्य संपत्ति से मानने की या बनने की क्या होती है, इस लोकोक्ति अर्थात कहावत में क्षमता पाई जाती है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं मुहावरा का वर्गीकरण। मुहावरा को कितने प्रकार में बांटा गया है, यहाँ से प्रश्न रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुहावरा का वर्गीकरण, नागपुरी भाषा में मुहावरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह तो हम लोग देख चुके हैं कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन वाक्यों के साथ मिलके, अकेले में यह कोई भी स्थान नहीं रखता। मुहावरे के प्रयोग से नागपुरी भाषा में लाक्षणिकता बनी रहती है। जो भी इसका लाक्षणिक गुण है, यह इसका प्रयोग से, मुहावरे के प्रयोग से इसका जो लाक्षणिक गुण है वह ज़्यादा बढ़ जाता है और अनावश्यक दूर होता जाता है, और जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं वे सब दूर हो जाती है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य सबल और प्रभावशाली बन जाता है। मुहावरा का अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वह बहुत ही सबल हो जाता है और प्रभावशाली हो जाता है, अर्थात अपना प्रभाव रखने वाला वाक्य बन जाता है। नागपुरी मुहावरों का विविध रूप है, और इन नागपुरी मुहावरों का रूप जो है वह बहुत ही प्रकार का होता है, अर्थात विविध है और प्रकार होते हैं, ठीक है। नागपुरी मुहावरे का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। नागपुरी मुहावरा है, इसका वर्गीकरण हम लोग इतने आधार पे, अर्थात 7 आधारों पे इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो मुहावरों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जाएगा दोस्तों? तो कितने? 7 आधार पे, ठीक है। 7 आधार पे मुहावरों को हम लोग बांट सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा मुहावरा का वर्गीकरण कितने आधारों पे हो सकता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 7। अब यह क्या 7 है, उस 7 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है दोस्तों वह संस्कार तथा प्रथाओं का उल्लेख करने वाला, वैसा मुहावरा जो संस्कार और प्रथाओं से संबंधित हो। दूसरा है इतिहास का चित्रण करने वाला, कोई भी ऐतिहासिक घटना हो उसका चित्रण करने वाला मुहावरा। तीसरा है जातिगत घटनाओं पर आधारित, यहाँ पे कोई भी जातिगत घटना हो, अगर हम लोग देखेंगे तो इसे ऐतिहासिक घटना भी मान सकते हैं, जैसे बिरसा आंदोलन हो गया या फिर टाना भगत आंदोलन हो गया। ऐतिहासिक घटना तो है ही, साथ ही साथ यह किसी खास जाति के द्वारा लड़ा गया एक घटना है, ठीक है। तो इस यहाँ पे जाति के आधार पे भी उसको हम लोग रख सकते हैं। चौथा जो है वह पौराणिक संदर्भ को व्यक्त करने वाला। अब पौराणिक क्या होता है दोस्तों? जो कि आदिकाल से आया है और धार्मिक रूप से जो विश्वास बना हुआ है उसे ही पौराणिक कहा जाता है, जो कि व्यवहारिक नहीं होता है, लेकिन लोगों का अटूट विश्वास जो बना रहता है उसी को पौराणिक घटना कहा जाता है, ठीक है। तो पौराणिक संदर्भों को व्यक्त करने वाले में भी मुहावरा का प्रयोग होता है, और इसके आधार पर भी मुहावरों को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। पांचवा जो है वह नैतिक संदर्भों को व्यक्त करने वाला, जो भी नैतिक संदर्भ है, अर्थात जो भी उसका उद्देश्य होता है, उसमें जो शैक्षणिक गुण होता है उसको भी व्यक्त करने वाले कैटेगरी में इन मुहावरों को रखा गया है। छठा जो है दोस्तों, छठा प्रकार शकुन और शकुन या अपशकुन से संबंधित। जैसे होता है दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं, शगुन या अशगुन बोलते हैं ना, तो वैसे ही शगुन को नागपुरी में शकुन बोलेंगे और अपशगुन को अपशकुन बोलेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित भी मुहावरों का कैटेगरी बनाया गया है। और सातवां है आर्थिक स्थिति का चित्रण, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है उससे संबंधित जो मुहावरे आएंगे उसे हम लोग 7वें कैटेगरी में रखेंगे। अब एक एक करके इन 7 का हम लोग विवरण देखते हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो है हम लोग का संस्कार तथा प्रथाओं का चित्रण, जो भी संस्कार है और प्रथा है उससे संबंधित मुहावरों के बारे में देखते हैं। नागपुरी के मुहावरों में सामाजिक प्रथाओं का चित्रण अधिक हुआ है। इन नागपुरी का जो भी मुहावरा है दोस्तों, उसमें सामाजिक जो प्रथा प्रचलित है उसका चित्रण अधिक देखने को मिलता है। इसमें संस्कार संबंधी अनेक उल्लेख मिलते हैं, और इस सामाजिक प्रथा में दोस्तों जो संस्कार है वह हमें अधिक देखने को मिलता है। जन्म से मृत्यु तक से संबंधित अनेक मुहावरे नागपुरी समाज में प्रचलित है, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक का अनेक संस्कार है, और इस संस्कारों से जुड़े हुए मुहावरे भी बहुत ज़्यादा हम लोग को नागपुरी समाज में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी भाषी क्षेत्र में थाली बजावे का अर्थात दोस्तों प्लेट बजाना, ठीक है, मुहावरा बन गया है।
अब मुहावरा यह कैसे बन गया है, और इसका घोतक क्या होता है, पुत्र जन्म, अर्थात पुत्र जन्म जब लेता है तो यहाँ पे थाली बजाने की व्यवस्था प्रचलित है, तो इस आधार पे यह मुहावरा बन गया है थाली बजाना। ठीक है। इसी तरह विवाह के अवसर पर ही वर वधू के वस्त्रों को मिलाकर गांठ बांधी जाती है। ठीक है। यहाँ पे जब विवाह होने वाला होता है, विवाह होने रहा होता है, तो वर और वधू जो होती है उन दोनों को वस्त्र को मिला के एक गांठ बांधा जाता है। तो यहाँ पे गांठ जोड़ना, तो यहाँ पे दोनों का गांठ अर्थात दोनों को कपड़ों को जोड़ देना, तो यह भी एक मुहावरा बन गया है और यह नागपुरी में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में रहता है। अगर हम लोग किसी को बोल दें कि तुम क्या गांठ जोड़ा लिया, तो इसका अर्थ हुआ कि तुम क्या विवाह कर लिया, यह मुहावरा हुआ। ठीक है। इसके उच्चारण से ही विवाह की ओर संकेत होता है। देखें ना, यहाँ पे जैसे हम आप लोग को बोले, आप लोग में से अगर बहुत सारे होंगे जो गांठ जोड़ चुके होंगे अर्थात विवाह कर चुके होंगे। देखिए वैसे ही है एक चूड़ी फोड़े, अगर यहाँ पे चूड़ी अर्थात चूड़ी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कंगन होता है उसे ही चूड़ी कहा जाता है। तो चूड़ी फोड़े अर्थात फोड़ना अर्थात टूटना। ठीक है। तो चूड़ी फोड़े किसके तरफ यह संकेत कर रहा है, विधवा होने की ओर संकेत कर रहा है। जब किसी का चूड़ी फूट जाता है तो क्या हुआ, उसका अर्थ वह विधवा हो गई। ठीक है। इसी तरह टूरा होवे का अर्थ क्या हुआ, मातृ पितृ विहीन होना, अर्थात उसका माता पिता का क्या होना, मृत्यु हो जाना, अर्थात वह क्या हो जाना, टूअर हो जाना। ठीक है। इसी को टूरा होवे कहा जाता है। टूरा होवे का अगर सिर्फ हम बोल देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उसका माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, अर्थात उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। इसी तरह कुछ और भी मुहावरे हैं, उस मुहावरों को एक बार बस हम लोग यूं ही रीड कर लेते हैं। नाचेक नी जाने आंगने में टेढ़ा, खूरी रख दे घूरा फोड़े, गोड़ लागे अर्घा में हाथ गले, अरवा चाउर के चुमावे, आँख फूटे आग लगाए, गोड़ उठाए गंगा लाभ होवे। तो ये सब है दोस्तों, इन सब का जो देखेंगे तो हम लोग यहाँ संस्कार और प्रथा से संबंधित यह सब क्या दिख रहा है, यह मुहावरा है। इसी तरह दूसरा है इतिहास का चित्रण। चलिए इतिहास का चित्रण दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है उसको देखते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के चित्रण भी मुहावरे में मिलते हैं। उज्बेक जो होता है उज्बक होवेक। ठीक है। उज्बक होवेक का अर्थ होता है मूर्ख होना। उज्बक अगर किसी को बोल दिया जाए तो इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। ठीक है। अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उज्बेकिस्तान जो मिडिल एशिया का एक देश है दोस्तों, उज्बेकिस्तान। ठीक है। उज्बेकिस्तान अगर हम लोग देखेंगे तो यह मिडिल एशिया का एक देश है, उज्बेकिस्तान के निवासियों की ओर संकेत करता है। ठीक है। तो यहाँ पे उज्बक होए का अर्थात मूर्ख होना, और जो मूर्ख होना यह अर्थ कहाँ से आया है, तो उज्बेकिस्तान के से आया है। उज्बेकिस्तान के जो निवासी है उन सबको प्रारंभिक अवस्था में क्या माना जाता था, मूर्ख माना जाता था, और यहीं से यह मुहावरा बन गया है और तभी से यह प्रचलन में है। इस मान्यता ने मुहावरे का रूप ले लिया और नागपुरी भाषा में भी इसका व्यवहार होने लगा। अब इसी तरह दोस्तों एक इरबा कहाँ पे है, तो इरबा रांची जिला में ही पड़ता है। और मांझी से पहले अगर देखा जाए जहाँ अपोलो हॉस्पिटल था दोस्तों, अब वर्तमान में वेदांता हॉस्पिटल है। ठीक है। वेदांता हॉस्पिटल जो है वह अपोलो यहाँ इरबा में ही है। तो इसी इरबा के बारे में कहा जा रहा है। इरबा यह भी मुहावरा बन गया है। इरबा कह देना ही एक मुहावरा है, और यह इरबा नागपुरी भाषी क्षेत्र के एक गांव का नाम है। ठीक है। नागपुरी भाषी क्षेत्र का अर्थात रांची से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे क्या है, इरबा एक गांव है, जहाँ के लोगों को पहले क्या समझा जाता था, मूर्ख समझा जाता था। इरबा कह देने का अर्थ ही हुआ मूर्ख लोगों का जमावट। ठीक है। तो यहाँ पे भी याद रखिएगा। वैसे ही एक है दोस्तों विभीषण होवेक। विभीषण कौन था, रावण का भाई था, जो कि क्या हो गया था, जब युद्ध होना शुरू हुआ था राम और
रावण के बीच में, तो क्या हुआ था, रावण के बारे में सब कुछ बता देने वाला व्यक्ति जो था उसका भाई ही था जो विभीषण था। तो विभीषण का मुहावरा में क्या अर्थ होता है, देशद्रोह होना, अर्थात वह अपने भाई से बगावत करके राम भगवान के तरफ मिल जाता है। तो यहाँ जैसे ही अगर किसी को बोल दिया जाए तुम विभीषण हो गया है, अर्थात तुम देशद्रोह हो गया है, अर्थात अपने संग साथ को छोड़ के तुम किसी अन्य से मिल चुके हो। ठीक है, तो इस तरह से ऐतिहासिक बात हुआ। तीसरा देखते हैं जातिगत घटनाओं से संबंधित। अब जातिगत घटनाओं से संबंधित हम लोग देखते हैं नागपुरी मुहावरे में हमारे समाज में व्याप्त जातिवाद का उल्लेख है। हम लोग जातिवाद के बारे में देखते ही है कि हमारे समाज में जातिवाद पूरी तरह से फैला हुआ है। तथा नीरा बैल दोनों ही मूर्खता के प्रतीक है, या जो किसी को भी आप अगर बोल दीजिएगा जाति के आधार पे कि वह जाति क्या है, नीरा बैल है। बैल जो होता है दोस्तों हमेशा मूर्ख का घोतक होता है। हम लोग आपसी व्यवहारिक चीज़ में हम लोग देखते हैं कि कभी भी किसी को अगर कुछ करने बोले और वह सही से नहीं कर पाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एकदम बैले हो क्या। तो यहाँ पे बैल जो संबंध है वह बैल जो है वह मूर्ख का घोतक है, इसलिए उसे नीरा बैल एक मुहावरा बना है। ठीक है, और यह मूर्खता का ही घोतक है। गुरु शब्द का अत्यंत ही सीधापन दिखाने के लिए प्रयोग होता है। और जो गुरु शब्द होता है दोस्तों, गुरु अगर बोल दिया जाए किसी को नागपुरी में तो समझ लीजिए कि उसका वह सीधापन को दिखाता है। यह गुरु जो है अपने आप में एक मुहावरा है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, इस तरह से जाति से संबंधित हो गया। अब हम लोग चौथा देखते हैं पौराणिक संदर्भ। पौराणिक से संबंध जो भी है उसको देखते हैं। समाज में पाप पुण्य मोक्ष स्वर्ग नरक आदि की जड़ें बहुत गहरी है। हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में पाप पुण्य मोक्ष स्वर्ग नरक इन सब का जो आस्था है वह बना हुआ है। भाग्यवादी संबंधी अनेक मुहावरे भी पौराणिक संदर्भों पर रचे गए हैं। और यहाँ पे जो भाग्यवादी अर्थात किस्मत से जुड़ा हुआ जो मुहावरा है वह पौराणिक संदर्भ में अर्थात धार्मिक चीज़ों से जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पाप धोवे। यहाँ है पाप और यहाँ है धोवे। पाप धोवे का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो आपको बताना है। पाप धोवे का अर्थ ये होता है यह एकाएक सत्कर्म करने पर इसे मुहावरा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम लोग जानते हैं कोई अधर्मी व्यक्ति है, अर्थात वो उसको हम लोग कहते हैं कि पाप धोना। अगर कोई अच्छा काम कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा सारा पाप धुल गया, अर्थात तुम आज से पुण्य काम कर रहे हो। पाप धोवे का अर्थ ही होता है पुण्य काम करना। किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने अथवा परेशान करने के लिए माया जाल रचे मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। माया जाल क्या होता है दोस्तों, माया जाल रचेक एक मुहावरा है। और इसमें क्या होता है, माया जाल रचने अर्थात किसी को अपने जाल में अर्थात किसी व्यक्ति को परेशान करना या उसे आघात पहुंचाना, इस मुहावरा का अर्थ होगा। ठीक है, यह मारीची के माया रचने का संकेत करता है। अब देखिए यहाँ पे जो मारीच होता है दोस्तों, जिस तरह से वह अपना रूप बदल के और सीता का हरण करता है, तो यहीं से यह मुहावरा निकला है और हमारे समाज में अभी तक व्यवहारिक रूप से प्रचलन में है। ठीक है, मारीच जो है वह साधु का रूप पकड़ के आता है। यहाँ पे मारीच जो है और वह हिरण के रूप में आता है, और हिरण के पीछे जब सीता भागती है और इस दौरान लक्ष्मण रेखा को वह लांघ जाती है, और लक्ष्मण रेखा को जैसे ही वह लांघती है और रावण उसे अपहरण करके श्रीलंका ले जाता है। ठीक है, तो यहीं से यह कहानी, यह जो मुहावरा है बना है अर्थात उत्पन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नैतिक संदर्भ। नीति संबंधी मुहावरे भी नागपुरी में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। नीति से संबंधित मुहावरे भी अगर देखेंगे तो नागपुरी में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। हरदी कर रंग विदेशी कर संग, यह एक मुहावरा है। ठीक है, हरदी कर रंग विदेशी कर संग, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा धोखा देने के संदर्भ में इस मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। इस मुहावरा का प्रयोग किया जाता है कब, जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तब, कि अर्थात तुम मेरे साथ रह के आप हल्दी के रंग में रंगा था लेकिन तुम कभी भी मेरा अपना नहीं हुआ, अर्थात तुम धोखेबाज हो। ठीक है, तो धोखेबाज को डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरह के मुहावरे का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से किसी दूर के व्यक्ति द्वारा मित्रता
तोड़ने अथवा धोखा देने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि मित्रता तोड़ने पर ऐसा या धोखा देने पर इस तरह के मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अब नैतिक संदर्भ में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। लेवेक एक नी देवेक दुई, अर्थात लेने का एक नहीं और देने का दो। आँख में धूल छीटेक, अर्थात आंखों में धूल झोंकना। आपन नस में टंगा मारेक, अर्थात अपने पैर पे टांगी मारना। ऊंच ऊंच पीढ़ा पावेक, अर्थात ऊंच आसन पाना। गली गीत गे गावेक, अगाली गीत के गावेक, अर्थात गाली से संबंधित कोई गीत को गाना। घर फोड़ेक, अर्थात घर को तोड़ना। घोरना घोरेक, अर्थात किसी को परेशान करना। जोरल बाद नई टूटे, अर्थात क्या कहना है, संबंध को पड़गाड़ बनाना। उसके बाद है दावक यारा, दावक यार। यहाँ पे इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को इसका अर्थ समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका अर्थ जरूर बताएं। ठीक है, चलिए छठा देखते हैं, शकुन अपशकुन से संबंधित। नागपुरी भाषी क्षेत्र के जन समुदाय में काफ़ी ऐसे मुहावरे हैं जो मानव समाज में व्याप्त अंधविश्वास, यहाँ पे अंधविश्वास और शकुन अपशकुन पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पे जो भी ऐसा मुहावरा है जो कि अंधविश्वास और शगुन अपशगुन भी जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। इससे रिलेटेड जितने प्रकार के मुहावरे होंगे उसे इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। तरहती खजुआर, तरहती क्या होता है दोस्तों, हाथों को, हथेली को तरहती कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कविता में भी आया था तरहत, तो तरहत जो होता है वह हाथ की हथेली को कहा जाता है। तो तरहती खजुआर, इसका अर्थ क्या होता है, किसी लाभ का पूर्वाभास होना। अभी भी हमारे समाज में, गांव घर में क्या है, यह प्रचलित है, किसी का हाथ खुजवाता है, हाथ में खुजली होता है हथेली पे, तो क्या बोला जाता है, जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है, अर्थात तुम्हारा साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसी प्रकार आँख फरकेक, आँख फरकेक जो होता है दोस्तों, या हाथ फरकेक, यह शकुन का प्रतीक माना जाता है। और इसमें लोगों का क्या होगा, आज तुम्हारे साथ कोई घटना घटने वाला है। आँख फरकने का अर्थ होता है कि तुम्हारे साथ कोई घटना घटने वाला है। मूड ठनकेक अपशकुन माना जाता है। मूड ठनकेक भी वैसा ही होता है दोस्तों, अर्थात तुम्हारे साथ कोई अपघटित घटना घटने वाली है। इस तरह से जो भी है अंधविश्वास से संबंधित जो भी मुहावरे आएंगे इसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा। सातवां देखते हैं और अंतिम है दोस्तों। ठीक है, आर्थिक स्थिति का चित्रण। नागपुरी मुहावरों में लोगों की आर्थिक स्थिति का चित्रण मिलता है। लोगों की आर्थिक स्थिति का भी चित्रण मिलता है। पेट काटेक, पेट काटेक का क्या हुआ, गरीबी के कारण अपने साधनों से काट कर दूसरों को देना। अर्थात यहाँ पे पेट काटे का अर्थ क्या हुआ, अपने हिस्से का किसी चीज़ को दूसरे को दे देना। ठीक है, तभी तो यहाँ पे पेट काटना बोलते हैं। कभी कभी माँ बाप ऐसे वाक्यों का यूज करते हैं कि मैं अपना पेट काट काट के तुम्हें क्या किया हूँ, बड़ा किया हूँ, इस तरह का प्रयोग होता है। अनकर धन विक्रम राजा, अनकर धन विक्रम राजा का भी प्रयोग हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। मुहावरा का प्रयोग दूसरी की कमाई का खुलकर अपव्यय करने के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात दूसरे के कमाई को मौज मस्ती करने के संदर्भ में इस तरह के मुहावरे का प्रयोग होता है। कंजूस व्यक्ति की संपत्ति की किसी विपत्ति में व्यय करने के लिए समुख धन शैतान खाए। यहाँ पे क्या हुआ, समुख धन शैतान खाए, अर्थात क्या है कि कोई कंजूस व्यक्ति है जो अपना धन को खर्च नहीं करता है और इसी कारण जब उसको कुछ हो जाता है तो वो पूरा धन उस पर खर्च हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी तुम इतना धन जमा करके रखा था उस सबको तुम्हारा शैतान खा गया, अर्थात किसी दूसरे काम में लग गया। मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊँटक मुंह में जीरक फोरन, यहाँ ऊँट के मुंह में जीरा का थोड़ा सा फोरन डालना, तो यह भी मुहावरा हमारे समाज में क्या होता है, प्रयोग होता है। अर्थात जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ हो और उसे एक बूंद पानी दिया जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऊँटक मुँह में जीरा फोड़े। अधिक लाभ होने पर अघन कर, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है,
अधिक लाभ होने पर एक मुहावरा हमारे समाज में प्रचलित है और वह मुहावरा है अघन कर भरत भादो कर बरद। यहाँ पे क्या है कि अघन का मतलब क्या होता है, हम लोग कृषि से जुड़े हुए समाज में रहते हैं और अघन में जानते हैं कि हमारे यहाँ धान का उपज होता है अर्थात धान कटनी होता है। तो उस वक्त हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरी तरह से खाद्यान्न भर जाता है, लेकिन भादो जो है वह पूरी तरह से हम लोग का ख़त्म रहता है। तो इसलिए इसे अघन कर भरत भादो कर बरत कहा गया है। जब अधिक लाभ होता है अर्थात अघन में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आ जाता है अर्थात खाद्यान्न आ जाता है, तब इस तरह के मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कुछ मुहावरे इससे संबंधित और भी है और यह मुहावरे को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। 1 से 21 होवे अर्थात 1 से 21 होना दोस्तों, यह भी एक मुहावरा है। कुकुर कर माँ बिलायर, यहाँ पे कुत्ता का जो माँ होता है वह बिलायर होता है। यह सब सेंटेंस में प्रयोग होगा, अकेले में इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा होगा, आप लोग भी देख रहे होंगे। कपार चरचराए, यहाँ पे कपार जो है माथा को कहा जाता है और यह चरचराए अर्थात यहाँ पे जो फटने को भी चरचराना कहते हैं, दर्द होने को भी चरचराना, लेकिन यह जब किसी वाक्य में प्रयोग होगा तभी यह अपना अर्थ दे पाएगा। डाँडा टूटे, यहाँ पे हम लोग कहानी में भी चूक देखे थे कि एक राजा था, वह अपने सातों बेटा का क्या वनहरनी का बेटा जो हम लोग देखे थे उसमें देखे थे, नहीं छोटकी बोहरिया देखे थे, उसमें देखे थे एक राजा था, वह अपने सातों बेटा का ब्याह करते करते उसका डड़ा टूट जाता है अर्थात वह खर्च करते करते उसका डड़ा टूट जाता है। तो डड़ा टूटना का अर्थ क्या हुआ कि पूरी तरह से अपनी धन संपत्ति को खत्म कर देना। इसी तरह घर चलाए, तितकी में खड़ा रहे, तरवा और कपार कर पसेना एक कर एक। यहाँ तरवा जो होता है दोस्तों, यहाँ तारू के बारे में कहा जा रहा है या तलवा को कहा जा रहा है। पैर का जो तलवा होता है उसे तरवा और कपार का अर्थ माथा, उन दोनों का पसीना एक करने के बारे में कहा जा रहा है। थूक में सतुआ साने, थूक में सतुआ साने का अर्थात दोस्तों जब तुम्हारे पास एकदम कम संसाधन हो, साधन हो, उसमें कुछ करना। उसके बाद पोटा दोहरे अर्थात भूख से परेशान होना। पेट में लाइत मारे अर्थात किसी का आर्थिक स्थिति को क्या करना, खराब करना, उसे बर्बाद करना। तो इसको इसमें यहाँ पे जब वह किसी वाक्य में आएगा तभी अर्थ दे पाएगा। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए कि अकेले में क्या यह अर्थ अपना निकाल पा रहा है, तो नहीं, यह बेअर्थ लग रहा है, लेकिन जब किसी वाक्य में मिल जाएगा तो यह अपने आप में अर्थ जरूर देगा। चलिए अब हमारा जो लास्ट है उसके बारे में देखते हैं। नागपुरी मुहावरे अपने मूल रूप में ही प्राप्त होते हैं। जो नागपुरी मुहावरे हैं वह अपने मूल रूप में ही क्या होते हैं दोस्तों, प्राप्त होते हैं। नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोग मुहावरों का ही प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग नागपुरी भाषी क्षेत्र में देखेंगे तो यह लोग मुहावरे का अधिक प्रयोग करते हैं। शहरी क्षेत्र में अन्य भाषाओं के मुहावरे भी प्रयोग होने लगे हैं और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे हमारी नागपुरी भाषा के अलावे अन्य भाषा का भी मुहावरा जो है वह प्रयोग होने लगा है। लोक साहित्य में लोक मुहावरा का ही प्रयोग किया जाता है और यह जो लोक साहित्य के अंतर्गत ही हम लोग को मुहावरा पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि लोक साहित्य में लोक मुहावरा का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का मुहावरे का प्रकार, मुहावरे का परिभाषा, मुहावरे की उत्पत्ति, मुहावरा और लोकोक्ति का अंतर, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में देखें, जो कि काफ़ी बढ़िया लेक्चर रहा दोस्तों। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि यह लेक्चर, यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक बनता है दोस्तों, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करना जरूर से ज़रूर ना भूलें। ठीक है, शेयर करना है दोस्तों सभी फ्रेंड सर्कल में। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक न्यूज़ है दोस्तों कि 15 तारीख से टेस्ट सीरीज का आयोजन MSH क्लासेस के द्वारा हो रहा है। आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें और इस टेस्ट का लाभ लें और अपनी तैयारी को आंकें, क्योंकि टेस्ट के माध्यम से ही तैयारी को आंका जाता है। ऐसे में लगता है कि मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन जब आप टेस्ट दीजिएगा तब अपने आप को आंक सकते हैं। तो अपनी तैयारी को आंकने के लिए आप टेस्ट में ज़रूर हिस्सा लें। टेस्ट का ऑफर प्राइस है दोस्तों 14 मार्च तक 5 टेस्ट के लिए है
ओनली 200 और जबकि 10 टेस्ट के लिए ओनली 300 रखा गया है। जो आप लोगों को ध्यान में रख के स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है उसको ध्यान में रख के ही इतना प्राइस रखा गया है। ठीक है, बाकी आप बड़े बड़े कोचिंग में जाइएगा तो आपको 5 टेस्ट का ही 1000 रुपया ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रख के ही यह टेस्ट का आयोजन किया गया है, तो आप लोग इसमें ज़रूर भाग लें। और जो भी नए व्यूअर हैं जो अभी अभी इस चैनल पे जुड़े हैं और आप पुराना लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप पुराना लेक्चर ज़रूर देखें, तभी जाके आप अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे और सचिवालय क्रैक करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।